कि रफ सरफेस पे रॉड प्लेस्ड है और ये किसी थीटा डिग्री रोटेट कर रहा है। हमें एज्यूम करना है कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट पॉइंट जो है वो स्लिप नहीं हो रहा है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, देयर इज नो स्लिपिंग एट द सरफेस। सरफेस पे स्लिपिंग नहीं है तो उस केस में ये प्योर रोटेशन करेगा। किस पॉइंट के अबाउट? इसी पॉइंट के अबाउट। नो स्लिपिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। तो इस केस में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। सपोज कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो क्या फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू एन होगा? यहाँ पे क्या फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू एन होगा? बोलो। यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू म्यू एन है, या नहीं? इस पॉइंट पे ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है तो कौन से टाइप का फ्रिक्शन होगा यहाँ पे? स्टैटिक और काइनेटिक? स्टैटिक स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक की जो वैल्यू है ये तो लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन होना कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा। अगर काइनेटिक होता तो काइनेटिक की वैल्यू तो फिक्स होती है म्यू इंटू एन, वो हम बता देते। अगर ये पॉइंट स्लिप कर रहा होता तो ये बता देते कि म्यू इंटू एन है, बट स्टैटिक के केस में नहीं, ठीक है। कभी नहीं करना है स्टैटिक के केस में, फाइंड करना है, चेक करना है कि वो जस्ट स्लिप करने वाला है या नहीं। तो m और l इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे जो है mg एक्ट कर रहा है, mg। और ये थीटा डिग्री फ्रॉम वर्टिकल जो है इसका रोटेशन हुआ है, थीटा डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ये रॉड रोटेट हुआ, वहां से रोटेशन की वजह से इसके पास अब सेंटर ऑफ मास किस टाइप के पाथ पे जा रहा है? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सेंट्रीपिटल होता है और दूसरा टेंजेंशियल होता है। सेंट्रीपिटल जो है वो आता है ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल होता है अल्फा इंटू आर। तो हमें यहाँ पे अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के दो इक्वेशन है, सेंटर ऑफ मास के दो इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू और अल्फा एल बाई टू। ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, अल्फा के लिए यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहाँ से फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, ये अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। हमारा बेसिक फ्लो जो है वो ऐसे है क्वेश्चन का कि ऐसे सॉल्व करना है। अब किसी को शायद ऐसा भी किसी ने अटेम्प्ट किया होगा कि पिछले क्लास में बता दिया कि यहाँ से आर एक्स और आर वाई हम ऐसे ऐसे अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, मे भी शायद कुछ नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज कर दी। यहाँ पे हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे हम नहीं अलोंग द लेंथ रिएक्शन फोर्स की तरह से कि सर इंक्लाइंड हुआ तो ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं। इंक्लाइंड हुआ तो ऐसे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ नॉर्मल की डायरेक्शन फिक्स है। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। तो हमारे पास यहाँ पे ये चॉइस अवेलेबल नहीं है कि हम ऐसे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। उसमें हमें फिर बाद में फिर से और कुछ करना पड़ जाएगा। तो हमें जिस फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है, अब जैसे mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो थोड़ी mg को ऐसे दिखा दोगे कहीं पे, तो गलत हो जाएगा ये। तो उधर क्या था कि भाई हिंज रिएक्शन चेंज होता रहता है, तो मैंने मान लिया कि ठीक है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टॉर्क के लिए तो हमें फोर्स देखना पड़ेगा किसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। रोटेशन इज बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख पाओगे? बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा सर। यहाँ से इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको क्या लिख पाएंगे? एल एल बाई टू टेन थीटा, एल बाई टू टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं नहीं, टेन टेन थीटा नहीं होगा, क्या होगा ये? एल बाई टू साइन थीटा। और ये डिस्टेंस यस क्या सर, है? एल बाई टू कॉस थीटा। cos थीटा।
तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 साइन थीटा, एंड ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये L/2 साइन थीटा। तो दोनों ही रिक्वायर्ड होगा। टॉर्क के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क है ग्रेविटी का, L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा ml²/3 इंटू अल्फा एम एल एम एल। अल्फा इज इक्वल टू 3g साइन थीटा बाई 2l। 3g साइन थीटा बाई 2l, दिस Yes, इज sir. अल्फा। ओमेगा, ओमेगा के लिए यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या नॉर्मल का वर्क डन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। क्या फ्रिक्शन का वर्क है? फ्रिक्शन का वर्क नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट फोर्स तो एक्ट कर रहा है, बट वर्क कुछ भी नहीं कर रहा है ना। जैसे कई लोग क्लास तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिखना है तो भाई अच्छी आदत ये है कि लिख लेना होता है सारा कुछ, कि कुछ भी चीज मिस ना हो कभी भी। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी के लिए चेंज इन वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कितनी हाइट में चेंज हुआ? तो बताया है कि दोनों पोजीशंस में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। जहां पे भी सेंटर ऑफ मास था पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, फाइनली जहां पहुंचा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट? डिफरेंस इन हाइट हो जाएगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। Cos theta. Yes, sir. हो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव वर्क डन है ग्रेविटी का। तो mg इंटू Positive एल work बाई done. टू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml²/3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म हो गया। सो ml2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3g/L 1 - cos थीटा। 3g/L 1 - cos थीटा, ये इक्वेशन होगा। ठीक है। कोई भी अगर मान लो तुम लेके Square root. Yes, sir. लेके भी आ रहे हो, कोई कोई फॉर्मूला लेके भी आ रहे हो, ऐसे चेक कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करने से ओमेगा आना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया, ओमेगा 0 आएगा। रेस्ट से रिलीज ही हुआ है, चलो ठीक है, हमारी इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो एक चेक पॉइंट की तरह से अब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन अल्फा L/2, अल्फा L/2 कर देते हैं। तो अल्फा L/2 से एक्सलेशन डिनोट करते हैं इसमें अल्फा L/2 एंड ओमेगा² L/2। तो रॉड के जो सेंटर का एक्सलेशन है, देखो हिम्मत से काम लेना है ना, कई लोग कर रहे होंगे, कईयों का भरोसा उठ रहा होगा क्या चल रहा है। ये है अल्फा L/2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3g/4। ठीक है, 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4, अल्फा L/2 ये हुआ। सेंटीमीटर ओमेगा² L/2, ओमेगा² L/2 हो जाएगा ये, ओमेगा² L/2। तो 3g/2 1 - cos थीटा। अब फोर्सेस में मुझे यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। कौन कौन से? सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। mg है, और यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे f है, ये जो है थीटा है। अब मेरा जो एक्सिस है, या तो मेरे पास चॉइस क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के मैं इक्वेशन लिखूं, या फिर along द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इंक्लाइन प्लेन जैसा मानूं, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मानूं। इंक्लाइंड प्लेन जैसा मानता हूं तो मुझे ये तीन फोर्सेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज्यूम करता हूं तो मुझे ये दोनों एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखना है उसके अलोंग फोर्स होना चाहिए, उसके अलोंग एक्सेलरेशन होना चाहिए, सिंपल चीज। तो यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्शन लेने से ऐसे होगा। तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व नहीं करता हूं मैं, फोर्स को रिजॉल्व कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा या mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये है mg sin थीटा, ये है mg cos थीटा। n cos थीटा, n sin थीटा, n cos थीटा, n sin थीटा, ये है n cos थीटा। f f को रिजॉल्व करना है तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। ठीक है, f sin थीटा। तो कई सारे फोर्सेस हैं, घबराना नहीं है।
अलोंग द रॉड कंसीडर करना है। अलोंग द रॉड तीनों फोर्स के कंपोनेंट है, mg के भी है, n के भी है और इधर f के भी है। तो एक्सीलेशन इज टुवर्ड सेंटर, एक्सीलेशन इज टुवर्ड सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स कौन सा है, mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा n, हाँ n, mg cos थीटा माइनस n cos थीटा, अवे फ्रॉम सेंटर है, n cos थीटा माइनस f sin थीटा minus f sin theta इज इक्वल टू m, और सेंटीपिटल एक्सलेशन ये हो जाएगा 3g/2 1 माइनस cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 1। और अलोंग टैंजेंट, अलोंग टैंजेंट नेट फोर्स कौन कौन से, mg का भी कंपोनेंट है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट है, इधर है, तो टैंजेंट के अलोंग जो नेट फोर्स होगा दैट इज mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा प्लस f cos थीटा माइनस n sin थीटा, एक्सीलेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखा जा रहा है mg sin थीटा f cos थीटा, वर्टिकल वाले को भूल जाओ, सिर्फ रॉड के परपेंडिकुलर, mg sin थीटा f cos थीटा माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू a, तो ये हो जाएगा m इंटू 3g/4 sin थीटा, 3g/4 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से जो है मासूम इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करना है, यहाँ से n और f की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें तो नोन है। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक यूज की जा सकती है, उसको जो है करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ से f, सपोज हमें नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा से, फर्स्ट में मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा से और प्लस सेकेंड में मल्टीप्लाई हुआ sin थीटा से, और उनको ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमारा फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले से ऐड करेंगे, f sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म में cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म में यहाँ पे sin थीटा, तो यहाँ f sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे f sin थीटा cos थीटा, ये चीज होगी, और ऐड कर देंगे तो ये टर्म जो है फ्रिक्शन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस साइड हमें क्या मिलेगा, ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो mg cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे mg sin स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे तो ये टर्म जो है ये हो जाएगा mg yes mg mg cos स्क्वायर थीटा प्लस minus sin n. और माइनस n इज इक्वल n टू, इसमें भी minus n 3mg/2 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस ये वाला टर्म भी है 3mg/4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेकंड में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी, ऐसे n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, n इक्वल टू दिस मच। तो एक तो इक्वेशन ये आएगा। सेकंड, नॉर्मल के वैल्यू के लिए क्या करना है कि नॉर्मल के लिए सेम करना है कि वन में, अभी वन में मल्टीप्लाई करना है साइन से, 1 इंटू साइन थीटा माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी, और 2 में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, और यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अभी फ्रिक्शन बच जाएगा इधर और mg का टर्म होगा, और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन बचेगा, और इससे जो है हमारे पास फ्रिक्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि कर लोगे अभी। yes Yes, sir. sir तो इतना बड़ा इक्वेशन आएगा? हाँ, बड़ा इक्वेशन थोड़ा सा रहेगा, तो इसमें सिंबल में रहे, न्यूमेरिकल में अगर आता है तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, ऐसे क्वेश्चन चांसेस कम है, बट ठीक है, पता रहे, सिंबल में होने से थोड़ा सा लेंथी टाइप का आंसर रहेगा। तो तो ये उम्मीद करता हूँ कि अब आंसर जो है इसका कैलकुलेट करके लिख लोगे। तो ये रोटेशन था, रोटेशन हमारा वर्टिकल से, याद रखोगे तो दो टाइप के रोटेशन हमने पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से और वर्टिकल पोजीशन से, जनरल कहीं से भी, अब किसी एंगल से भी हो सकता है।
ठीक है, तो हम पुली ब्लॉक सिस्टम पे वापस चलते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम में ये पुली है, तो आंसर इसका बताना है। जो लोग क्विकली बता पाएंगे, फॉर्मूला भी कल का बताया हुआ है कि सर्कुलर डिस्क है एंड मास स्मॉल m, रेडियस r, ब्लॉक ऑफ मास small m and is 3m. This system is released from rest. Find the acceleration, alpha acceleration of the block. What is acceleration of block? Angular acceleration of disk and tension in string. ये तीनों चीज को बताना है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू डायरेक्टली नेट पुलिंग फोर्स से फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। मैं इक्वेशन से लिखता हूं, जो लोग आंसर देना चाहें जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करके भी दे सकते हैं। 3 mg, टेंशन डिफरेंट होगा, तो फ्रिक्शन कभी भी आएगा। यहाँ पे ये गिवन है कि एज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। स्ट्रिंग एंड पुली के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर से स्लिप नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से रोटेट कर रहा है। तो mg और इसमें T2, इस पॉइंट पे T2, T1, T2, ये है mg। सर हम लोग जी को जी ही रखेंगे कि 10 ले लेंगे? जी को जी, सिंबल में m है तो जी रखना ठीक रहेगा। अगर kg में दिया होता तो उसको न्यूमेरिकल पुट करते। तो ये एक्सेलेरेशन a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में a से जा रहा है। यहाँ पे ये अल्फा है, तो इक्वेशन number of unknowns T1, T2, A, alpha. Number of equation F equal to ma, tau is equal to I alpha and rolling constant. तो इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं इससे। नंबर 3m के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए। यहाँ से ब्लॉक के लिए T2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। डिस्क के लिए टाउ इज इक्वल आई अल्फा, कौन सा जिस सेंस में हमने रोटेशन माना है, क्लॉकवाइज सेंस में T1 का टॉर्क है क्लॉकवाइज, T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। सो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई जो है इसको, या तो कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है, ठीक है, कई बार रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन होता है। जैसे दिया होगा कि दिस पुली हैज रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है कि हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I is equal to mk square. कि रेडियस ऑफ तीन तरीके से है, या तो हमें डिस्क से इक्विवेलेंट कर दिया तो हम बता पाएंगे m²/2, या फिर इसमें दे देगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द पुलिस के, तो वहां से समझना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर है, या फिर डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा कि दिस मच 0.05 kg मीटर स्क्वायर, ऐसा तो वो यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है, आई इंटू अल्फा, और फिर उसके बाद पुली कांस्टेंट। जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है सेम यहाँ का एक्सेलरेशन होगा। तो पुली के पॉइंट का एक्सेलरेशन, पुली का कोई भी पॉइंट प्योर रोटेशन में है तो उसका जो स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है वो है अल्फा आर। तो यहाँ से हम पुली कांस्टेंट लिख लेंगे अल्फा आर इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे 4 इक्वेशंस हो जाएंगे। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन अगर लिखना हो तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला आएगा इन दोनों को, A is equal to net pulling सर force। एक्सेलरेशन g माइनस r अल्फा बाय 8 होगा क्या? क्या बोलो। 4g माइनस r अल्फा बाय 8। अच्छा, R अल्फा बाई 8, अल्फा कैसे आ गया, इन्हीं के टर्म्स में फाइंड करना ना। 3 नेट पुलिंग फोर्स ऐड करके सॉल्व करें, नेट पुलिंग फोर्स है 4G 4G/9 4G/9 आ रहा है। 4G/9 आ रहा है सर। हाँ, 3mg माइनस mg तो 2mg नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो 3m प्लस m
प्लस डिस्क का एक इक्विवेलेंट मास का टर्म। डिस्क का इक्विवेलेंट मास का टर्म क्या, I बाई आर स्क्वायर। तो I बाई आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा वो m बाई टू। डिस्क का एक I बाई आर स्क्वायर का टर्म था जो कल बताया, m/2 m/2। अब इसको ऐड कर देंगे तो हाँ 4g बाई ये 489, 4g बाई 9, यस। तो ये a इज इक्वल टू 4g बाई 9, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, सेम अल्फा इज इक्वल टू 4g बाई 9r, है ना। अल्फा इज इक्वल टू 4g बाई 4g/9r। टेंशन की वैल्यू यहाँ से पुट करके फाइंड कर सकते हैं। सपोज T1 की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? T1 इज इक्वल टू T2, 4g बाई 9 3, 4g बाई 3 5 mg बाई 3, 5 mg बाई 3, बोलो T1। T1 का आंसर 4g बाई 9 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4g बाई 3, तो 4mg बाई 3, 3mg, 9 माइनस 4mg, 5mg बाई 3, क्या करेक्ट है? 5mg बाई 3 and T2 is equal to 13mg by 3. T2 is equal to 13mg by 3. यस सर। पुट कर देना है यहाँ पे, यस सर। ये एक्सलेशन पुट कर देना है, ठीक। यस सर। अब इसमें फर्दर पुली में कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि अब दूसरे टाइप की पुली स्टेप्ड पुली टाइप का। स्टेप्ड पुली का मतलब है कि वहां पे हम स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं डिफरेंट रेडियस पे, डिफरेंट रेडियस पे। स्टेप्ड पुली, क्या हो रहा है? स्टेप्ड पुली, स्टेप्ड पुली इस टाइप का कोई सेटअप। स्टेप पुली हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि कोई शाफ्ट हो, कोई एक शाफ्ट हो और उस शाफ्ट पे कोई पुली माउंटेड हो। दो डिफरेंट रेडियस में मिल जाएंगे, मतलब ऐसा टाइप का एग्जैक्ट 3D फोटो तो जो है ऐसा टाइप का एक शाफ्ट हो और इस पे जो है एक पुली माउंटेड हो, ऐसे ऐसा समझ रहे हो, ऐसा टाइप का, ऐसा पुली माउंटेड है। तो हम क्या कर सकते हैं कि Yes, sir. एक शाफ्ट के यस सर। शाफ्ट के ऊपर भी स्ट्रिंग जो है माउंट कर सकते हैं। शाफ्ट के ऊपर स्ट्रिंग जो है बाउंडेड है और एक साइड सस्पेंडेड है और ये ऊपर वाले पुली पे भी सस्पेंडेड है। तो सपोज कि यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि ऐसे ये जो स्टेप पुली है वो सपोर्टेड है, कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट से सपोर्टेड है और इस पे ये जो है R1 रेडियस पे एक ब्लॉक ऐसे है M1 और दूसरा जो है वो R2, स्ट्रिंग बाउंडेड है और उससे जो है M1 इधर सस्पेंडेड है और यहाँ पे जो है ये M2 सस्पेंडेड है, M2 सस्पेंडेड है। ये R2, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस साइड ये रोटेट करेगा, है ना। ये जो है डिफरेंट रेडियस पे हम कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई इसको इंक्रीज करने के लिए 3 स्टेप्स भी बना सकता है कि इसके ऊपर भी 2 शाफ्ट हैं, 2 हॉलो शाफ्ट हैं, उसके ऊपर एक है, बट 2 ठीक है। तो R1 R2 है। अब ये किस सेंस में रोटेट करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द टॉर्क। इस पुली का रोटेशन किस सेंस में होगा वो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर हमसे ये पूछा जाए इसमें सिंपल कि इफ दिस पुली इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रेशियो ऑफ M1 M2। तो इफ फॉर इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं इसमें कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, इस पर नेट 0 है,
नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो हम m1 का देखते हैं अगर, तो m1 क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, और m2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है। तो यहाँ पे होगा, या तो हम डायरेक्ट mg लिख लें, या फिर ऐसे इसमें लिखेंगे कि भाई यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t1, इधर t2 है, यहाँ तो स्ट्रिंग ऑल टुगेदर स्ट्रिंग ही डिफरेंट हो गई। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। सो t1 का जितना टॉर्क है, t1 का टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू t2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। t1 इज इक्वल टू m1g, m1g r1 इज इक्वल टू m2g r2। तो यहाँ पे m1 बाई m2, m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई कि जिसका मास रेडियस कम है उसका मास ज्यादा होना चाहिए, if if you want to be this pulley to be in equilibrium। कि अगर m1 जो एक्सिस के क्लोज है भाई, उसको भी टॉर्क जनरेट करना है। अब मान लो m2 का मास कम भी हो, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, वो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, शॉर्ट रेडियस लार्ज मास। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। ऐसा है, अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है तो ये पुली इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम इसमें लेते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में नहीं है। बात समझे, ये दो डिफरेंट रेडियस पे कोई यस सर। कोई यस सर। कोई कंफ्यूजन सर इसमें? और एक क्वेश्चन नो सर। अच्छा, अच्छा, ये पूछने पे कोई कंफ्यूजन, तो फिर सोचता है अच्छा यार हो ही सकता है कुछ हो कंफ्यूजन। ये पुली है, इस पे दो फोर्स, मतलब इसके इक्विलिब्रियम गिवन है, इक्विलिब्रियम पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो कौन कौन से इस पुली के ऊपर टॉर्क है? पुली के ऊपर टॉर्क है T1 इस सेंस में, इस टेंशन का T1 का, और दूसरा T2 का टॉर्क है। और ये जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट टॉर्क 0, मतलब T1 का टॉर्क जो क्लॉकवाइज सेंस में है वो T2 के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। तो T1 का टॉर्क होगा कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। T2 का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T1 इंटू R1 इज इक्वल टू T2 इंटू R2। तो M1G इंटू R1, T1 इक्विलिब्रियम में है तो T1 इज इक्वल टू M1G, T2 इज M2G। इक्विलिब्रियम कर दिया, ये आ गया। मतलब मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहाँ पे कि अगर रेडियस कम है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ज्यादा मास चाहिए, क्योंकि एक्सिस के क्लोज आएगा तो उसका जो है टॉर्क कम होता जाएगा। टॉर्क कम हो जाएगा। यस सर। तो जैसे मान लो इसमें अगर हमें रोटेशनल वाले केस लेने हैं कि भाई इसमें अगर हम डिफरेंट सपोज करते हैं कि स्टेप्ड पुली है, स्टेप्ड पुली है, ये स्टेप्ड पुली, यहाँ पे मास सस्पेंडेड है 3m, 3m। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेट है, लग नहीं रहा है स्ट्रेट लेकिन ये है, और यहाँ पे जो है वो m है। ये रेडियस, इनर रेडियस इज r, आउटर रेडियस इज 2r, outer radius is 2r। This pulley is this pulley is released from rest. Rest से release a moment of inertia of this pulley is given, or we can say that radius of gyration is k, radius of gyration of pulley is k। रेडियस ऑफ गायरेशन k है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mk स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज है। तो मैं फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोले और एक बार बता दीजिए, वो समझ में नहीं। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k गिवन है तो हम तो रेडियस ऑफ गायरेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास कैन बी अज्यूम्ड एज अ पॉइंट मास। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k नोन है, तो इस डिस्क का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, डायरेक्ट mk स्क्वायर। ऐसे तो करता है ना, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर और इक्वल टू k जो फाइंड करते हैं
कि जैसे मान लो डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर करके रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर लिया। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन नोन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे? यस सर। सो फाइंड द, तुम्हारा दिमाग तो कौन से मैरिज पार्टी में लगा हुआ होगा, है ना? फाइंड द नो सर। तैयारी में लगे, तैयारी में लगे नो हुए होगे, सर। तैयारी में लगा हुआ होगा ये। फाइंड द acceleration of acceleration of the blocks and pulley. Find the acceleration of blocks and pulley. तो सपोज कि अल्फा एज्यूम कर लिया, अल्फा एज्यूम कर लिया यहाँ से कि अच्छा यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये किस सेंस में रोटेट करेगा। हेवियर मास है और ये दूर भी है इस साइड में, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंस में इसका रोटेशन मान सकते हैं, समझे? किसी भी सेंस में मान सकते हैं, अल्फा किसी भी सेंस में मान के इक्वेशन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट आएगा। बस वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3m भाई ज्यादा डिस्टेंस पे भी है, 2r इसकी एक्सिस से डिस्टेंस भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, तो ये रोटेशन क्रिएट करेगा ही करेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये होगा अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये अल्फा क्रिएट करेगा। तो जिसका जो रोटेशन होगा इस सेंस में होगा। अगर मान लो डाउट है तो हम क्लॉकवाइज मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एक सेंस में रोटेशन मान लो। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो इस ब्लॉक का कुछ सर एक्सेलरेशन, आर्बिट्रेरीली कोई भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आंसर अगर करेक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये इसमें ये अल्फा ये एज्यूम कर लिया। अब इसके जो एक्सेलेरेशन हम एज्यूम करेंगे, तो अब ये स्ट्रिंग के डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड है, पुली के डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड है। ये इस पॉइंट पे है, तो जो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू 2r, अल्फा इंटू 2r। और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इससे जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मान लिया कि a1 है, और ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे मैं टेंशन दिखा दे रहा हूँ t1, और ये अपवर्ड जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट रेडियस पे कनेक्टेड है। तो डिफरेंट जो इस पॉइंट के पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो ये अल्फा इंटू आर, ये हो जाएगा a2, अल्फा इंटू आर, ये क्या होगा a1। a1 क्या होगा भाई, जब ये पुली रोटेट करेगी तो स्ट्रिंग अनवाइंड होगी, तो ज्यादा रेडियस है तो ज्यादा फास्टर रेट से वो स्ट्रिंग अनवाइंड होगी, तो इससे जो अटैच्ड होगा वो अल्फा इंटू 2r से मूव करेगा। यहाँ से जो अटैच्ड होगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 है, तो वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। ये टेंशन जो है यहाँ पे टेंशन डिनोट कर दिया t1, यहाँ पे टेंशन डिनोट कर दिया t2 हमारे ना। तो नंबर ऑफ अननोन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, एक दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 a2 अल्फा t1 t2, ठीक है, ये 5 अननोन्स है। इक्वेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वेशन हो जाएंगे ये F इक्वल टू एम ए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टू पुली कंस्टेंट, दो डिफरेंट रेडियस पे कनेक्टेड है ये, तो एक A2 के लिए पुली कंस्टेंट और एक A1 के लिए पुली कंस्टेंट, तो टोटल हमारे 5 इक्वेशन आ गए। टू पुली कंस्टेंट के इक्वेशन, F इक्वल टू एम ए के 2 इक्वेशन 4 और एक टाउ इक्वल टू आई अल्फा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसमें इक्वेशंस लिख लेते हैं, ये जो है mg है और ये है 3mg है। तो इसमें क्या लिखेंगे, T2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A2, m इंटू A2, ठीक है, ये हो गया। दूसरा यहाँ से T1 के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू A1। फिर इस पुली के लिए लिखेंगे, पुली के लिए T1 इंटू 2r, T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू r इज इक्वल टू I जो भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
आई ऐसे रहने देते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन के गिवन है तो एम के स्क्वायर कर देंगे, आई इंटू अल्फा, और एक्सेलरेशन ऑफ 3m, जागो थोड़ी देर, a1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2r और a2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। ये हमारे 5 मासूम इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। a1 a2 अल्फा की वैल्यू आएगी। इक्वेशन लिखना समझे, अभी इसका आंसर भी लिखा जाएगा। कोई डाउट इसमें? बोलो। सर वो एक्सेलरेशन का जो 2 फॉर्मूला लिखे ना, वो एक और बता दीजिए कैसे लिखे हैं। एक्सेलरेशन देखो, ब्लॉक स्ट्रिंग जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है वो दोनों पॉइंट एक साथ मूव करेंगे, वो स्लिप नहीं करेंगे। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैंने a2 एज्यूम किया तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 है, और स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो है वो इस पुली के कांटेक्ट में है, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। कांटेक्ट में कोई